अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मेरी नज़र में तो एक छोटी सी खबर है लोगों के लिए। मेरी नज़र में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब और इमारात के दौरे पे चले गए हैं और वो इमारात पहुँचे जहाँ पे इमारात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने उनका इस्तकबाल किया। उनको टोटल प्रोटोकॉल दिया गया और वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद से भी मिलेंगे। ये मेरी नज़र में इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक हवा खड़ा हुआ था कि पुतिन को इंटरनेशनल वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया। इसके इंटरपोल के वारंट निकले हैं और वो किसी भी मुल्क में जाएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। और फिर इमारात और सऊदी अरब जिस तरह इसका वेलकम कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है यूरोपियंस और अमेरिकन्स के लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब जॉर्ज बुश ने 9/11 के बाद पहला स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस किया था पार्लियामेंट, मतलब सेनेट और कांग्रेस के दोनों के जॉइंट सेशन से, उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक एक्सिस ऑफ एविल बन चुका है और ये एक्सिस ऑफ एविल है ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। और ये अमेरिका का एक सो कॉल्ड प्लान था जो कि ईरान इराक पे हमला करने का, लेकिन फिर वो इराक पे हमला करके फिर लीबिया सीरिया वगैरह में बिज़ी हो गए तो ईरान और नॉर्थ कोरिया का मसला हल नहीं कर सके। अब चूंकि अमेरिका का इराक पे कब्ज़ा है तो इराक अब एक्सिस ऑफ एविल का हिस्सा नहीं है। अब नया एक एक्सिस ऑफ एविल अमेरिका डिज़ाइन कर रहा है जिसमें चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को डाला गया है। और ये चार अमेरिका की नज़र में एक्सिस ऑफ एविल हैं। और इंडिया अगर नहीं माना तो इंडिया को भी फ्यूचर में डालने का सोच सकते हैं, जो कि इनके लिए मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि इंडिया इज़ ए टोटली डिफरेंट कंट्री। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में सब कुछ है। इंडिया इनके लिए मजबूरी है। इंडिया के ख़िलाफ़ साजिशें तो ये करते रहेंगे लेकिन एक्सिस ऑफ एविल में नहीं डालेंगे। लेकिन अब ये जो एक्सिस ऑफ एविल बनाया है, इसकी नज़र में आप अगर पुतिन का जो ट्रिप है सऊदी अरब और उसका, तो उसमें मिडिल ईस्ट के ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी अरब, इमारात वगैरह, ये एक नई पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनकी अप्रोच टोटली अब बदल गई है और चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। चाइना के बहुत करीब हो रहे हैं, रशिया के बहुत करीब हो रहे हैं, इंडिया के बहुत करीब हो रहे हैं और इसी तरह देखा जाए तो वेस्ट से दूर हो रहे हैं। अब पुतिन जो गए हैं वो इसलिए गए हैं कि ओपेक जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग काउंसिल, ओपेक जो है, जो दुनिया के सारे पेट्रोल को कंट्रोल करती है, उसका मेंबर रशिया भी है क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से और एक्सपोर्टिंग के हवाले से और कई नई चीज़ों के हवाले से आर्म्स डील भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है इस ट्रिप में। और आपको याद होगा अभी COP28 हुआ था दुबई में, तो उसमें उसका मकसद था कि कार्बन एमिशन और ये और वो, फॉसिल ऑयल और फॉसिल फ्यूल और ये सब चीज़ें, और ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने का। उस पर एक वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन हुआ जिसमें सऊदी अरब और अरबियन गल्फ़ के कंट्रीज़ ने साफ मना कर दिया कि हम भाई इसमें कोई साइन वाइन नहीं करेंगे, हम तो कंटिन्यू करेंगे ऑयल प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स इट इज़ इनकी प्रोडक्ट है और इनकी ज़ाहिर है इसी पे इकोनॉमी चलती है, तो वो इसको कंट्रोल करने के हक़ में नहीं है। ऑल दो के सऊदी अरब और ये अरबियन गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ फॉर फ्यूचर। अभी आप प्लेन को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी पे प्लेन चलने में अभी कई साल बाकी हैं, डेकेड्स बाकी हैं। गाड़ियाँ भी कितनी हैं इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो अभी इट्स टू अर्ली।
और उस पर वो इनको बांधना चाहते हैं। तो अब ये पुतिन पहुंचे हैं तो ऑयल के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी वो होंगी। ओपेक के ऊपर जो प्रेशर अमेरिका और यूरोप डालते रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाओ और प्राइस कम करो, उस प्रेशर को भी इन्होंने सस्टेन किया हुआ है और उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, ना तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना प्राइस कम करेंगे। तो चीज़ें देखा जाए तो एक नए फ्यूचर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। एक्सिस ऑफ एविल में ऑलरेडी जो रशिया है और चाइना है वो मज़े से इनके साथ अरब कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है। और जिस तरह ईरान और इन अरबियन गल्फ को भिड़ा के रखा था अमेरिका ने कई डेकेड से, वो भी बर्फ़ पिघल रही है और ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हो गए हैं। अभी ईरान के प्रेसिडेंट भी सऊदी अरब गए थे जब ओआईसी की मीटिंग थी। तो एक्सिस ऑफ एविल के हवाले से चीज़ें अमेरिका जो आज से 23 साल पहले 2000 में जब 2001 में जब जॉर्ज बुश ने एक्सिस ऑफ एविल बनाया था, उस वक्त की दुनिया मुख्तलिफ थी। उस वक्त रशिया इनके एजेंटों के कंट्रोल में था और नया नया अभी पुतिन आया था और पुतिन ने अभी पावर अपनी इतनी कंसोलिडेट नहीं की थी। तो वो सिचुएशन दूसरी थी। उस वक्त दुनिया में दंदनाता फिर रहा था अमेरिका नेटो के नाम पे और जहाँ मर्जी आई घुस जाता था, सब कुछ करता था। उस वक्त वो एक्सिस ऑफ एविल भी इतना कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि वो इराक पे कब्जा कर सके, लेकिन ईरान नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सके आज तक। और अब इसमें रशिया चाइना को डाल के तो आज ना चाइना वो 2001 वाला चाइना है, आज चाइना भी अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। ठीक है, चाइना के अपने इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इंटरनल इनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो सब चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल चाइना आज भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जायंट बन चुका है। मिलिट्री पावर बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह रशिया। तो आज का अमेरिका चीज़ें इतनी आसानी से डिक्टेट नहीं कर सकता, चीज़ें बदल रही हैं। कोविड में, रशिया यूक्रेन वार में, गज़ा इसराइल वार में अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि इंडिया को डिक्टेट करे, लेकिन इंडिया किसी के डिक्टेशन में नहीं आ रहा। आज अमेरिका की अब वो चीज़ नहीं है। अब ऐसे में एक चीज़ है जो लोगों को वो कर रही है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं नवंबर में अमेरिका के, और उसमें नज़र आ रहा है कि ट्रंप कंटेस्ट करेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कंटेस्ट करता है तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बार रोकना मुश्किल होगा, इसलिए कि पब्लिक जैसे यूरोप और अमेरिका की अब पुरानी इनकी पॉलिसीज से, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन और इन चीज़ों की इकोनॉमिक वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को एक एज ए रिवॉल्यूशनरी वो देखा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कल कि सुना है कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाएंगे दूसरी बार तो आप बहुत ही ख़तरनाक किस्म के डिक्टेटर होंगे, क्या ये सही है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पहले दिन सिर्फ डिक्टेटर होऊंगा, बहुत ख़तरनाक वाला, सिर्फ पहले दिन, इसके बाद मैं डिक्टेटर नहीं रहूँगा। तो पूछा पहले दिन आप क्या करने वाले हो? बोले पहले दिन मैं बॉर्डर टोटली क्लोज कर दूंगा, शॉपलिफ्टर्स को गोली मारो, क्राइम करने वालों को पकड़ो, और इसके बाद मैं डिक्टेटर नहीं रहूंगा। उसके पास एक सॉल्यूशन है। अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, सॉल्यूशन नहीं निकालती, ताकि ऑक्यूपाइड रहें चीज़ें। इनका जो फार्मास्यूटिकल, आर्म्स इंडस्ट्रीज और ये सब चीज़ें पहिया चलता रहे, इकोनॉमी का बिलियनर्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियनर्स में चले जाएं और अमीर अमीर तर हो जाए और गरीब का कुछ हो नहीं। तो आज अमेरिका में तब्दीली की ज़रूरत है। अगर ट्रंप आया, अब आप देखें मीडिया है ना, ये हमेशा से इकोसिस्टम इनका बड़ा ख़तरनाक है। अब जैसे ट्रंप के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है पूरा कि ये पहले टर्म से ज़्यादा दूसरे टर्म में बहुत ज़्यादा रेडिकल होगा ट्रंप। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह रंग चलाता है। अब जैसे हमने देखा है कि जैसे ये किसी ने मीम बनाया है कि तुम सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करते हो? उसने कहा मैं फैक्ट्स, हकीकत से नफ़रत करता हूँ। उसने बीबीसी ने कहा चलो तुम्हें हम नौकरी दे रहे हैं। आज का मीडिया फैक्ट्स और हकीकत से दूर एक इल्यूशन की तरफ जा रहा है, लोगों को एक गलत रास्ते की तरफ ज़्यादा लेके जा रहा है। और जो पब्लिक के फेवर में काम करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप होगा, जैसे ये
इसमें अर्जेंटीना में वो बना है, जैसे ये नेदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर जीता है, अभी बना नहीं है लेकिन लेट्स सी। इन लोगों के खिलाफ ये इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है, इसीलिए चीज़ें जैसे यूके में, अब आप ये देखें कि ये यूके है, आप ये चीज़ सऊदी अरब में कभी देख सकते हैं? आपको ये नज़ारा कभी तुर्की में भी नहीं मिला होगा। आपको इवन पाकिस्तान में हम इस तरह के जुलूस नहीं देखते। ये लंदन, सेंट्रल लंदन में बाकायदा पिकेटली, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, इस पे ये इस तरह का इनका ऑक्यूपेशन है। लोग अब तंग आ गए, और फिर जो नफरत की पॉलिटिक्स चलाते हैं कि ये देखें, एक अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे थे तो सारे जिहादी जमा हो गए और पुलिस का घेराव कर लिया हजारों लोगों ने, पुलिस को उस आदमी को छोड़ना पड़ा। और ये यहाँ के अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो फार राइट के लोग हैं वो कहते हैं कि जब पुलिस मॉब यानी हुजूम के सामने सरेंडर कर दे और क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके छोड़ दे उसी वक्त उनके प्रेशर के आगे, इसका मतलब ये है कि आपने अपने कंट्री को गिरवी रख दिया है। तो सिचुएशन इस हद तक ख़राब है। डायरेक्ट धमकियाँ देखें, ये मोहम्मद इजाब है, इसको बाकायदा मेन स्ट्रीम टीवी पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये एक नफ़रत आमेज़, एक नफ़रत अंगेज़ कैरेक्टर है इस ब्रिटिश सोसाइटी में। ये बाकायदा हेट को प्रीच करता है। इसने हिंदुओं के दिवाली और दूसरे प्रोग्रामों में बाकायदा जाके धमकियां दी हैं। ये हिंदुओं को लेस्टर में जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये था। ये समझ लें जिस तरह गुरपतवंत कर रहा है हिंदुओं के खिलाफ एक चीज़, ये हिजाब कर रहा है। अब ये जब इजराइल का मामला आया तो ये अब सबके खिलाफ शुरू हो गया, यहूदियों के खिलाफ। और इसको अभी टीवी पे इंटरव्यू में बुलाया तो इसने डायरेक्ट धमकी दी जर्नलिस्टों को कि अगर तुम लोगों ने उल्टी सीधी खबरें लगाई तो हमारा जो मॉब है ना वो तुम लोगों को देख लेगा, मुस्लिम गैंगस्टर्स। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर आप यहाँ पे देखें बेनिफिट सिस्टम का ये इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये 8 बच्चों की माँ साबा महमूद 38 साल की, इसने 1 लाख पाउंड का फ्रॉड किया बेनिफिट्स में से। यहाँ पे जो बेनिफिट्स कहते हैं उनको जो जॉबलेस अलाउंस और होमलेस को घर देना, और ये 1 लाख पाउंड में से ज़्यादातर इसने पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को भेजे हैं। ये 10 साल से इस बेनिफिट सिस्टम को मिसयूज़ करती थी। इसको 16 महीने की जेल हुई है, लेकिन सस्पेंडेड जेल। और ये सस्पेंडेड जेल और इनका जो जस्टिस सिस्टम है ये हमारे मतलब पाकिस्तान इंडिया के जस्टिस सिस्टम से ज़्यादा ख़राब है। जर्मनी में जज है आन मेयर गोरिंग, इसके सामने 9 माइग्रेंट्स लाए गए जिन्होंने एक 15 साल की लड़की का गैंग रेप किया था और साबित हो जाता है, लेकिन इसने इसमें से 8 को छोड़ दिया और एक 9वां था उसको भी 2 से 5 साल की सज़ा की दी है, वो भी प्रोबेशन पे कि उसको आधी सज़ा काट के बाहर निकल सकता है। जज को पूछा गया कि क्यों, तो ये एक फेमिनिस्ट जज है, इसने इसकी वजह नहीं बताई। आप बताएं, एक 15 साल की लड़की के गैंग रेप की जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर सारा साबित हो जाता है, उसको भी छोड़ दिया। तो ये हमारा यहाँ का यूरोप का जस्टिस सिस्टम है। मस्जिदों में, जैसे मैं आपको शुरू से अपनी वीडियो में कई सालों से बता रहा हूँ कि दुनिया भर में मस्जिद में, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज के बाद ये दुआ की जाती है कि या अल्लाह काफिरों को तबाह बर्बाद कर, नीस तो नाबूद कर। अब आप बताएं, काफिरों में हर नॉन मुस्लिम आ गया ना। अब आप ये देखें कि ये लंदन की मस्जिदों के बारे में एक प्रोग्राम आया है कि वहाँ पे किस तरह नफ़रत की दुआएं मांगी जाती हैं और खुतबे दिए जाते हैं। Mosques. A Talk TV investigation today reveals footage of preachers in several mosques calling for Jews to be killed and Israel to be destroyed.
And we have handed the dossier of evidence to police, and officers from three forces are now actively investigating. Holly Hudson has this exclusive report, which comes with a warning that some viewers may find its content offensive. A sermon at the Redbridge Islamic Centre in Ilford. The speaker prays with his congregation in Arabic to curse the Jews and the children of Israel. Talk TV had the recording translated twice independently. It's voiced by an actor. O Allah, curse the Jews and the children of Israel. O Allah, curse the infidels and the polytheists. O Allah, break their words, shake their feet, disperse and tear apart their unity, and ruin their houses and destroy their homes. And from London to Liverpool. If the 2 billion just marched on Israel, it's all over. You spat in the direction of Israel, 2 billion, it's all over. To Birmingham. The stones will speak and say, "Oh Muslim, behind me there is a Yahudi, come and kill him." Preachers at mosques across Britain have been filmed calling for victory for Hamas. O God, heal our hearts regarding the usurping Jews and in every enemy of you and the Muslims. O God, limit their number, kill them indiscriminately, and do not leave any of them alive. O God, our Lord, disperse them, weaken their strength, shake the ground beneath their feet, and freeze the blood in their veins. Make them captive to the Muslims. And stoking hatred against Jews and Israel with alarming anti-Semitic rhetoric. O Revenger, revenge from the oppressive aggressor occupying Zionists. O Allah, shake the earth beneath them. O Allah, limit their number, kill them indiscriminately, and do not leave any of them alive. Rhetoric that in some cases is as violent as that of Abu Hamza, the known hate preacher who delivered sermons at Finsbury Park Mosque before it was shut down and who was deported from the UK. In Greenwich, this speaker ended his prayers with calls for Allah to grant victory over the enemy. The Met said while it understands the footage raised concern in Greenwich, no offences had been committed there. Jewish groups, though, say that police aren't doing enough and are calling for prosecutions in some cases, warning that some of these sermons could lead not only to hate crime, but extremism and even terror. There is no difference between the rhetoric in the Hamas Charter and the rhetoric that is on display in these videos. They are utterly hateful, they are violent, and they are a threat to both Jews and non-Jews in this country. There is a real risk of more than just one person being encouraged by this rhetoric to go out and take action on the streets. And we've seen how bad that can be in the past. Talk TV has confirmed that police are assessing video evidence from 4 of the 7 mosques we've highlighted. The Charities Commission is also examining some of the footage, as the majority are also linked to registered charities, meaning they receive taxpayers' money. In a statement, they said, "We are aware of a significant number of serious concerns, which largely concern allegations of anti-Semitic or hate speech. We're assessing them, and if there has been any wrongdoing, we'll take action." Talk TV reached out to all of the mosques and figures featured in this report. Redbridge Islamic Centre declined to comment directly to us, but previously said it launched an immediate investigation. अब ये है कि मतलब हद हो जाती है ना कि आप जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो आप। अब आप ये देखें, ये एक बांग्लादेशी है जो कि बांग्लादेश में पैदा हुआ था और आयरलैंड में माइग्रेट किया। अबुल कलाम आज़ाद ताल्लुकदार, ये डिप्टी मेयर है लिमेरिक सिटी का, आयरलैंड के। आपको याद होगा अभी आयरलैंड में एक अल्जेरियन ने 5 लोगों को छुरियां मारी थी, जिसमें 3-6 साल से कम उम्र के बच्चे थे। उस पर पूरा आयरलैंड खड़ा हो गया था, प्रोटेस्ट किए थे। तो ये अबुल कलाम आज़ाद ताल्लुकदार कहता है, डिप्टी मेयर है, कि ये जो प्रोटेस्टर है ना, इनको मैं समझता हूं कि ये इंतहाई नफरत के लायक हैं और इनको सर में गोली मारो, प्रोटेस्टर्स को।
या फिर पब्लिक में लाके इनको मारो उस वक्त तक जब तक ये मर नहीं जाते। ये उन आयरिश प्रोटेस्टर्स के लिए कह रहा है जिन्होंने एक अल्जेरियन ने छुरी मारी थी, उसके लिए ये कुछ नहीं कह रहा, जबकि सजा के काबिल तो वो है। लेकिन ये जाए बांग्लादेश में, वहां पे देखता हूं उसको कितनी आज़ादी है। तो ये नफरत के काबिल हैं ये लोग, जो यहां पे आके अपनी औकात भूल जाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहानियां भरी पड़ी हैं और अब यूरोपियंस तंग आ गए हैं। ये आप देखें कि पेरिस में हजारों लोग जमा हो गए, वो जो थॉमस को मारा था 16 साल के लड़के को, और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हजारों लोग खड़े हो गए। ये मैरिन लोपेन है जो कि अब होपफुल है कि ये खैर विल्डर्स की तरह, जैसे वो नेदरलैंड में जीता है, ये अगले फ्रांस इलेक्शन में जीतेगी। आई डाउट, क्योंकि मैरिन लोपेन 50% तक मुश्किल ही जा सके। लेकिन यू नेवर नो कि अब लोग तंग आ चुके हैं, अब वो तब्दीली चाहते हैं। जैसे खैर विल्डर्स ने अभी कहा है कि अब एक रिवॉल्यूशन की तरफ लोग जा रहे हैं, लोग जाग गए हैं और पैट्रियोटिक रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लोग अपनी आइडेंटिटी अब वापस चाहते हैं और वो रेसिस्ट नहीं है। अपने लोगों के लिए लोग अब लड़ने को तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए। और अमेरिका को उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं। I believe there are two things that Americans should do. First, learn your lessons from Europe. Learn your lessons for Europe. Islam already arrived at America, but it's just, don't think it's a long way before you become the second Europe. Islam will conquer before you know it. Be resilient, stand up and fight for your freedom and against Islam. And second, please, maybe the most important thing I ask Americans to do is re-elect President Donald J. Trump. तो अजीज दोस्तों, मैरिन लोपेन जो फ्रांस में है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होती है, इसका बाप भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था जैक शिराक के खिलाफ। वो कहती है कि इमिग्रेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिप्लेसमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन है। ये हमारी सर्वाइवल के लिए खतरा है। हम इन लोगों को अपने साथ इंटेग्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका और हमारा कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़ा है और ये खुद इंटेग्रेट होने को तैयार नहीं होते। तो अब ये यूरोप में काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब जैसे देखें, ये इटाली है, इटाली में 2 मुसलमानों ने जाके चर्च के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी, पकड़े गए। वहाँ पे लोगों ने पकड़ लिया और फिर इनको बांध के पिटाई विटाई भी की। फिर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार की, लेकिन पुलिस के पास कोई सिस्टम होता नहीं, जस्टिस सिस्टम कमज़ोर है, वो छूट जाएंगे ज़ाहिर है। लेकिन इस तरह की ये हरकतें करते हैं जब आप अपनी मस्जिदों के लिए जान देने को तैयार हैं, उस पर फ़ौरन ब्लास्फेमी लग जाती है। लेकिन आप ये देखें कि इटाली में ये इतना बड़ा कांड हुआ, अगर यही चीज़ किसी मस्जिद के साथ हो ना, तो ये पूरा मीडिया और इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है कि ये इस्लामोफोबिया है, ये वो। अब आप बताएं, ये क्रिश्चियनोफोबिया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर किसी खबर तक नहीं आई कहीं। ये किसी ने वीडियो बना के वहाँ पे ट्वीट कर दी तो बस हमें मिल गई ये खबर, वरना कहीं ना मीडिया में आई ना कुछ। आप मुझे बताएं कि इटाली या लंदन किसी एक मस्जिद में ये चीज़ होती, तोड़फोड़ करते लोग, कुरान को वो करते, कितनी बड़ी खबरें बनती हैं, पार्लियामेंटों में डिस्कशन होती हैं, इस्लामोफोबिया ख़तरा है, ये है वो है। और ये यहाँ पे इंग्लैंड के और ये जैसे ताल्लुकदार अभी आयरलैंड का जो डिप्टी मेयर, इस टाइप के लोग कैसे खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे इनकी बोलती बंद हो जाती है। जब आपको कंडेम करना है इस्लामोफोबिया को, तो आपको इन चीज़ों को भी कंडेम करना चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों, लोग तंग आ गए हैं। फ्रांस में लोग अब सड़कों पे हैं और वो चाहते हैं। अब जैसे पेरिस में अभी क्या हुआ, पेरिस में आर्क दे ट्रियोम्फ है जो इनका नेशनल मॉन्यूमेंट, उसके पास एक आदमी ने अल्लाह अकबर कह के हथौड़ा निकाला और उसने वहाँ पे एक आदमी को मार दिया और 2 जख्मी हैं।
अल्लाह अकबर का नारा लगा के हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। ये चीज़ें करके आप फिर, जैसे स्पेन में हो रहा है, लगातार एक अरसे से हो रहा है, तकरीबन 1 महीना हो गया, रोज़ हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत हो गया भाई, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये पूरे यूरोप और अमेरिका में चीज़ें हो रही हैं। न्यूयॉर्क में, मैं ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, मेरे पास ये वीडियो है, पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी इन जिहादी प्रोटेस्टरों ने, पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी और पुलिस को मारना शुरू कर दिया। जर्मनी में पुलिस के साथ डंडों से मुकाबला कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कोई बता दे कि कहीं से क्या सऊदी अरब में ये काम कर सकते हैं, जॉर्डन में कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की में पुलिस के साथ इस तरह कर सकते हैं? यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको छूट है। ये लोग, यहाँ की सरकारें अब सिविल वॉर से बचना चाह रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में अब मुश्किल काम है कि आप सिविल वॉर से बच सकें। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।